गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ। अभी तक हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में न्यूमेरिकल्स जितने थे वो सारे बना लिए। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर कहते हैं उस प्रेशर को जो कोई इंडिविजुअल गैस किसी कंटेनर में लगा रहा हो। मान लीजिए कि दो गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसे किसी कंटेनर में डाल दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस कंटेनर में जो है उसके दीवार पे प्रेशर लगा रहा होगा। क्योंकि गैस है तो उसका प्रॉपर्टी है कि वो प्रेशर लगाता है दीवार पे किसी भी कंटेनर के जहाँ उसको बंद किया गया हो या रखा गया हो। और दूसरा ऑक्सीजन भी प्रेशर लगा रहा होगा। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। एक इंडिविजुअल गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। इसके लिए डाल्टन्स ने एक लॉ दिया और बतलाया कि टोटल प्रेशर इक्वल्स टू होता है पार्शियल प्रेशर के। देखते हैं, इफ़ टू और मोर chemically non-reacting gases are enclosed in the same vessel, the pressure exerted by mixture was first studied by Dalton 1807। तो डाल्टन ने कहा कि अगर दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग, केमिकली नॉन रिएक्टिंग मतलब वैसे गैस जो रिएक्शन नहीं कर रहे हो आपस में, नॉन रिएक्टिंग गैसेज आर इनक्लोज इन द सेम वेसल, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर वाज फर्स्ट स्टडीड बाय डाल्टन। डाल्टन ने उस प्रेशर को पढ़ा कि कितना प्रेशर लगा रहा है। द रिजल्ट, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। यही कहा कि जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस के सम से। मतलब पी टोटल इक्वल्स टू प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर gases, or if two or more gases which do not react chemically are enclosed in a vessel, then the total pressure exerted by the mixture of gases is equals to sum of all the partial pressure that each gas exert। वही बात कह रहा है कि टोटल प्रेशर इक्वल्स टू होगा जितना भी गैस लगा रहा है इंडिविजुअल गैस उसके सम के बराबर। when present alone in the same vessel at same temperature। कब होगा ये बात? जब एक ही वेसल में अलग अलग गैसेस को रखा गया है और उसका टेम्परेचर भी सेम है। इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसी को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहा गया। इन ए मिक्सचर ऑफ, अब डेफिनेशन आ रहा है, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो वही कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, ढेर सारे गैसेज हैं, तो एक गैसेज द्वारा लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर कहलाता है। अब मैथमेटिकली इस चीज़ को बतलाया गया कि P टोटल बराबर होगा, मान लीजिए गैस है, कोई गैस है जो पार्शियल जिसका प्रेशर P1 है, दूसरा गैस P2, P3, Pn, ढेर सारे गैस हैं, तो P टोटल बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। क्या कंडीशन है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी ये फिनोमिनन होगा। वेयर P total is total pressure exerted by mixture of gas and P1, P2, P3 are partial pressure of the gas। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ है, सपोज a mole of hydrogen in a vessel at a given temperature and its pressure be 50 mm of Hg। Now put oxygen of B mole in the same vessel and temperature and pressure be 100 mm of Hg। देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ प्रेशर अब हाइड्रोजन का दिया हुआ है 50 और ऑक्सीजन का है 100 mm। तो बतलाइए कि टोटल प्रेशर क्या होगा? तो P इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2 150 आ जाएगा। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस पे। डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ अप्लाई होगा डाल्टन्स लॉ? एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहला है इन डिटरमाइनिंग प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अब ड्राई गैस कहने का मतलब है वैसा गैस जिसमें मॉइस्चर ना हो, तो वो ड्राई गैस है। वेन एवर ए गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर इट इज़ मॉइस्ट। अब पानी के ऊपर भाप बन रहा है तो जो एयर है उसमें वाटर कंटेंट भी है, उसको क्या कहते हैं? वाटर वेपर। तो वो कैसा होता है? अगर वाटर के ऊपर अगर एयर है तो वो कैसा होगा? मॉइस्ट।
इट इज़ मॉइस्ट और इट इज़ सैचुरेटेड विथ वाटर, मतलब उसमें पानी मौजूद होगा, वाटर वेपर, विच एग्जर्ट देयर ओन प्रेशर। अब वो भी वाटर वेपर भी क्या करेगा, अब कंटेनर में, बंद कंटेनर में प्रेशर लगाएगा। द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन, तो वाटर वेपर से जो प्रेशर लगता है उसके लिए खास नाम दिया गया, खास वर्ड यूज़ किया जा रहा है, एक्वस टेंशन। तो दोबारा से, वेपर विच एग्जर्ट्स द ऑन प्रेशर, exert their own pressure, द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। वाटर वेपर जो प्रेशर लगाता है उसको एक्वस टेंशन कहते हैं। When volume of gas is measured after careful leveling so that level remains same inside measuring tube and outside in jar, the total pressure exerted by the gas and the water vapor is equals to atmospheric pressure। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, अब कंटेनर है, अब उसमें जो है गैस डाला जा रहा है, अब क्या देखा गया कि बबल्स तो फॉर्म कर ही रहा है, वाटर गैस जा ही रहा है, और साथ में गैस जो कलेक्ट हुआ उसके ऊपर जो देखा गया कि जो खाली स्पेस बच गया उसमें कैसा गैस है, तो गैस तो था ही, साथ साथ वाटर वेपर भी था जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था। तो प्रेशर अब किसका हो गया, प्रेशर ऑफ गैस तो हुआ ही, साथ में प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी एग्जर्ट करता है। अगर गैस को किसी पानी के थ्रू पास करवाएं, ये यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो डालें, तो वही पाया गया कि प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एक रिलेशन पाया गया, वही फॉर्मूला आया कि प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस मतलब गीला गैस, तो गीला गैस में क्या होगा, वाटर वेपर भी होगा और ड्राई गैस भी होगा। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। एक फॉर्मूला आया, इफ P and P dash are pressure of dry gas and moist gas at T degree C, and P is the aqueous tension at same temperature, then by Dalton's law partial pressure formula आ जाएगा P equals to P dash minus P। उतना अब उसमें डिटेल नहीं जाना है आपको, बस फॉर्मूला याद रखना है कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो मॉइस्ट गैस से अगर एक्वस टेंशन को घटा देंगे तो ड्राई गैस का प्रेशर निकल जाएगा। यही रिलेशन याद रखना है। और अगर हमको जानना है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्वस टेंशन प्लस ड्राई गैस को जोड़ दीजिए तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस आएगा। तो ये रिलेशन याद रखना है कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस बराबर होता है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। अब आ जाते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है, इन द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकालना है। मोल फ्रैक्शन पता है, एक्स से दिखाते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, मान लिया गया ए बी सी एक्सेट्रा, इफ ईच गैस इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल गैस, देन अप्लाइंग PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT अगर लगाएंगे तो क्या आएगा रिलेशन। तो अगर प्रेशर ऑफ गैस A लेते हैं तो PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NA RT बाई V। अगर गैस कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है तो PA इक्वल्स टू क्या आएगा, NA RT बाई V। उसी तरह से PV क्या आ जाएगा, NB RT बाई V। PC क्या आ जाएगा, NC RT बाई V। तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे पार्शियल प्रेशर से, लेकिन RT बाई V सेम होगा। तो अब इसमें क्या है, बाई अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑफ फार्मूला लगा दिया जाए। यहाँ पे फार्मूला अगर लगाते हैं तो क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, P इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC आ जाएगा। अब RT बाई V सब में कॉमन है तो क्या आएगा, NA प्लस NB प्लस NC आ जाएगा। अब क्या करना है, ये P है, तो अगर PA बाई P का रेशियो लिया जाए तो क्या आएगा, PA और P का रेशियो लें तो PA इक्वल्स टू किसके था, NA के। जैसा ऊपर में हम लोगों ने देखा कि PA इक्वल्स टू क्या है, NA के बराबर RT बाई V तो कॉमन है, तो PA इक्वल्स टू क्या हो गया, PA इक्वल्स टू आ गया NA। अब P इक्वल्स टू क्या है, अब RT बाई V ऊपर में भी कॉमन होगा, RT बाई V
पी ए में भी कॉमन, आर टी बाई वी पी में भी कॉमन, पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, पी ए इक्वल्स टू एन ए आ जाएगा, पी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आएगा। अब पता ही है कि मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस सी क्या आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसीलिए फॉर्मूला पी ए बाई पी इक्वल्स टू एक्स ए होगा। तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा तो पी ए इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला निकल गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला निकल गया। दोबारा से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस सी। जिसके लिए निकालना रहता है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स करते हैं। तो रिलेशन अगर पी बी होता तो उसके लिए एक्स बी इंटू पी आता, बढ़ता जाता है इस तरह से। अब क्या है, फॉर्मूला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। यही चीज़ है जो यहाँ पे दिखा रहा है। अब उसी तरह से मान लिया कि सपोज, अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे हम लोग बात समझ गए हैं कि क्या रिलेशन आ रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हुए एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे इस पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए गैसियस मिक्सचर कंटेन 56 ग्राम नाइट्रोजन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 16 ग्राम मीथेन, CH4 है मीथेन। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 720 mm। व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। अब पूछा जा रहा है कि पार्शियल प्रेशर मीथेन का क्या होगा। अलग अलग गैसेज हैं, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, अब देखिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा सब गैस का। तो मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को पता होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नाइट्रोजन का 56 दिया हुआ है, 28 मॉलिक्यूलर मास 2 मोल आया। कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे ही कैलकुलेट किया तो 1 मोल आ गया। अब मीथेन का जो है 1 मोल आ गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला कि मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तीनों का तो निकाल चुके, अब निकालना है मीथेन का। तो मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होना चाहिए, डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1, नाइट्रोजन का 2, कार्बन डाइऑक्साइड का 1, मीथेन का 1, और टोटल प्रेशर 720। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन आ गया 180 निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। A 2-liter flask contain 1.6 gram of methane, 0.5 gram of hydrogen at 27 degrees Celsius. Calculate the partial pressure of each gas in the mixture and hence calculate total pressure. तो अब बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर निकालो अलग अलग, अब फिर टोटल प्रेशर भी निकालो। तो अगर पार्शियल प्रेशर अलग अलग निकाल लिया तो टोटल मिक्सचर तो ऐड कर देना है उसको। अब सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो मीथेन का निकाल लिया, 0.1 मोल आया। अब मीथेन का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए उसका नंबर ऑफ मोल्स जानना है। आर टी बाई वी दिया हुआ है क्वेश्चन में। टी को टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर दीजिए, आर जो है 0.082 ले लेंगे और वॉल्यूम जो है 2 है। तो आर का वैल्यू डिपेंड कर रहा है कि आप किस यूनिट में जो है आंसर लाना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। 0.082 वाला वैल्यू लिया गया है यहाँ पे। तो फाइनली 1.23 मोल आ गया। उसी तरह से नाइट्रोजन का भी करना है, सॉरी हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। 0.25 मोल आ गया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से। और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, उसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, निकाला है जो ऊपर, और टी बाई वी दिया ही वह कॉमन है। तो इस तरह से 3.079 आ गया। अब टोटल प्रेशर मिक्सचर के लिए क्या होगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ दीजिए, फाइनली 4.31 ये आंसर हो गया। अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। Let's begin with the new topic, kinetic molecular theory of gas. The name itself says कि kinetic molecular theory में काइनेटिक जो वर्ड आया है उसका मतलब है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, वी सी दैट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज लाइक एक्सपेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विफिकेशन, लो डेंसिटीज,
low densities, diffusion or effusion, etc., as observed experimentally and various gases laws too. तो ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, गैसेस का एक्सपैंड करता है, कंप्रेसिबल है, लिक्विफाई हो जाएगा, उसका डेंसिटी लो होता है, डिफ्यूज़ कर जाता है, एक गैस दूसरे में मिक्स हो जाना, डिफ्यूज़न। इफ्यूज़न मतलब किसी छेद से गैस का निकलना इफ्यूज़न कहलाता है। ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली किया गया है गैस लॉ से। तो अब है कि टू एक्सप्लेन these general properties of gases and gas law, theoretically first model was given by Bernoulli। तो पहला जो लॉ था, पहला मॉडल जो था गैस लॉ का, वो देने वाला था बर्नौली 1738 में। बट फाइनली its complete form was given by Clausius, 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 1857, known as kinetic molecular theory of gas। तो क्लॉसियस ने काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस दिया। अब है कि इसमें है क्या? Its name of this theory of gas is because of assumption that gases to be made up of large number of molecules which were in ceaseless motion। तो इसमें कहा गया कि इस थ्योरी में कि गैसेस बने हुए हैं किसके? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं जो सीजलेस मोशन में, सीजलेस मोशन मतलब कंटिन्यूअस मोशन में, रुकते नहीं हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक पार्टिकल मॉडल ऑफ गैस। डायनेमिक मतलब इन मोशन, हमेशा मोशन में रहने वाला पार्टिकल मॉडल ऑफ गैस भी इसे कहा गया। और माइक्रोस्कोपिक मॉडल, क्योंकि एटम बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी कहा जाता है। एज गैस being made up of molecule cannot be seen, एज क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं देख सकते, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी कहा गया। पोस्टुलेट मतलब कथन, क्या कहा गया है? पोस्टुलेट और एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस। अब इसका क्या कथन है वो हम लोग देख लें। तो सबसे पहला जो है, अब सिर्फ ये थ्योरी याद रखना है, मेन पॉइंट इसमें क्या है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। तो पहला है एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। हर गैस जो है बना हुआ है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से, जिसको क्या कहते हैं? इस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, विच इज कटा हुआ ये कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पार्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस। कह रहा है कि छोटा पार्टिकल से बना हुआ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ गैस, जिसको मॉलिक्यूल कह रहे हैं, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके मास, साइज आइडेंटिकल होते हैं और डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस, और एक गैस से दूसरे गैस का मास और साइज वेरी करता है। अब आ जाएं सेकेंड पोस्टुलेट। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है एक दूसरे से काफ़ी दूरी में, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है। सो देयरफॉर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो अब वॉल्यूम लेना भी उसका मुश्किल है। वॉल्यूम मतलब एरिया ऑक्यूपाइड बाय द गैस, क्योंकि दूर दूर है सारे, तो उसका वॉल्यूम भी सही से नहीं आ पाता, इसलिए गैसेस का वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल, एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो एक गैस का, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और टोटल गैस का वॉल्यूम के सामने उस गैस के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, नाम के बराबर मानते हैं, नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। फिर क्या है तीसरा पोस्टुलेट? द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between the molecules are so large that the force of attraction or repulsion between them are negligible। अब दूसरी बात कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है बिटवीन दी मॉलिक्यूल, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को भी क्या मान लिया गया कि उस पर लगता ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी दूर है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या होगा? नेग्लिजिबल मान लिएगी। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो सपोज टू बी नेग्लिजिबल। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसके कारण हम लोग अर्थ पे चल रहे हैं वो भी गैसेस पे नहीं लगता है, उसको भी नेग्लिजिबल मान लिया गया। मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी नेग्लिजिबल। पांचवा पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी मूविंग। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, लगातार, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में, एंड डिफरेंट वेलोसिटी, उसकी अलग अलग गति है, स्पीड है। हेंस दे कोलाइड विथ वन अनदर, इसी कारण वो एक दूसरे से टकराते हैं।
called molecular collision as well as of containing vessel। अब जिस बर्तन में रखे उसके दीवार से भी टकराते हैं। दोबारा से मॉलिक्यूल्स को क्या माना गया है कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, उसका वेलोसिटी अलग अलग है, और क्योंकि उसका वेलोसिटी अलग अलग है तो कोलाइड करता है, टकराता है एक दूसरे से, और अपने जिस बर्तन में वेसल में रखा गया उस वेसल से भी टकराते हैं। छठा पॉइंट, pressure exerted on the wall of containing vessel is due to bombardment of molecule on the wall of containing vessel। अब जो प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है, लगा रहा है बर्तन पे, वेसल पे, वो क्यों है? क्योंकि वो जो है जिस बर्तन में रखा गया उसके बॉम्बार्डमेंट में बमबारी करना, टकराना, ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टकरा रहा है किस पे? ऑन द वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल, जिस बर्तन में रखा गया उसके वॉल से टकरा रहा है, इसीलिए प्रेशर लगता है। सातवां पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर। अब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बतलाई जा रही है कि मॉलिक्यूल कैसा है, तो परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब जिसको लंबा छोटा कर सके, इलास्टिक हार्ड स्फीयर के जैसा है। सो दैट नो एनर्जी इज वेस्टेड व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर और विथ वॉल ऑफ वेसल, बट एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सम मॉलिक्यूल्स टू अनदर ऑन कॉलिजन। तो क्या ये रहा है कि ये एक तरह से ऐसे हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, तो अब जैसे ही टकराया तो एक दूसरे दोनों का शेप जो है चिपटा हो गया, टकराने से एक दूसरे में अगर घुस गया तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, चिप गए, एक जगह दब गया, फिर थोड़ा देर के बाद फिर से वो नॉर्मल शेप में आ जाता है, जस्ट लाइक स्पंज, उसी के जैसा है स्फीयर जो है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स होता रहता है वहाँ पे, और एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता है। तो वही कह रहा है, सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर सो दैट नो एनर्जी इज वेस्टेड व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर और विद द वेसल, बट एनर्जी मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सम मॉलिक्यूल्स टू अदर ऑन कॉलिजन। टकराने के बाद एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे में। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हैविंग डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के। अब आते हैं एक अलग टॉपिक पे, नया टॉपिक है, हेडिंग है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अब पता है कि आइडियल गैस कोई है नहीं, वो एकदम हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। रियल गैस से जितने भी गैस देख रहे हैं वो रियल है, तो रियल गैस आइडियल गैस से क्यों डेविएट कर जा रहा है उसका आप रीज़न जानना है, क्या कारण है, क्यों कर रहा है। तो जानते हैं आइडियल गैस लॉ है PV = nRT, देयर इज़ नो गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो बतलाया गया कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को पालन नहीं करता अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हैंड कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज ओनली थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल। तो पहले ही बतला चुके कि आइडियल गैस का जो कंसेप्ट है ये हाइपोथेटिकल माना गया है, रियल में वैसा कोई गैस आइडियल गैस नहीं पाया गया। गैस should found to obey gas law fairly well if pressure is low and temperature is high। कहा यह जा रहा है कि अगर रियल गैसेस आइडियल गैस बनना चाहते हैं तो उनको ये दो कंडीशन फॉलो करना होगा, तभी ये हो सकता है। वो कंडीशन क्या है कि इफ़ प्रेशर इज़ लो, प्रेशर को लो रखना है, एंड टेम्परेचर इज़ हाई, तो ही रियल गैसेस आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर सकते हैं। तो अब प्रेशर जो है बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है प्रेशर और टेम्परेचर। तो अब यहाँ बोल रहा है कि प्रेशर को कम रखना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो ये प्रोसेस आसान नहीं है, इजी नहीं है, इसीलिए रियल गैसेस आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते। जब प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर ही बढ़ेगा, जबकि आइडियल गैस प्रेशर लो होने पे टेम्परेचर को हाई रखेंगे तो आइडियल गैस कंडीशन आएगा। इट इज़ फाउंड दैट गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया which are soluble in water show large deviation
देन द गैसेज लाइक H2O2 N2। अब ये कहा जा रहा है कि कौन गैसेज हैं जो लार्ज डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से। तो लार्ज डेविएशन शो करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, जो क्या है विच आर सॉल्युबल इन वाटर, शो लार्ज डेविएशन। देन द गैसेज लाइक H2O2 N2 एक्सेट्रा। अब है स्टडी है कैसे डेविएट कर रहा है, स्टडी ऑफ डेविएशन। To study deviation from ideal behavior, let us see how real gases show deviation from Boyle's law. According to Boyle's law, PV is constant at constant temperature. Hence, at constant temperature, plot of PV versus P should be a straight line parallel to x-axis. However, real gases do not show such behavior. तो अब पढ़ा था हम लोगों ने Boyle's law में PV और P का कैसा आ रहा था कर्व। PV और P का, PV और V का अगर कर्व बना रहे थे तो PV क्योंकि कांस्टेंट था तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिर्फ P बढ़ रहा था एक्स एक्सिस पे। तो रियल गैसेस का देखा गया कि ये आइडियल गैस का कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस से, जबकि रियल गैसेस CO, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CH4, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे जो है डेविएट कर रहे हैं। अब सबका कर्व ध्यान से देखिए तो हाइड्रोजन जो आइडियल गैस के ऊपर है, हीलियम भी आइडियल गैस लाइन के ऊपर है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड आइडियल गैस लाइन के नीचे से फिर ऊपर जा रहा है। उसी तरह से मीथेन भी नीचे डेविएट ज़्यादा कर रहा है। इसी को कहते हैं लेस डेविएशन H2 और He कर रहे हैं, और लार्ज डेविएशन कौन कर रहे हैं, CO और CH4 कर रहे हैं। तो फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट गैसेज लाइक H2 and He, PV इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो H2 और He के लिए क्या हो रहा है, आप देखिए प्रेशर बढ़ रहा है तो H2 का भी कर्व बढ़ रहा है और He का भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है टेम्परेचर बढ़ने से। Whereas for gases like CO, CH4 etc. PV first decreases। तो अब देखा कि नीचे जा रहा है आइडियल लाइन से, फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो जो नीचे से जा रहा है वो आइडियल नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है आइडियल बिहेवियर से, और जो ऊपर से जा रहा है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो PV वैल्यू डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड रीचेज टू मिनिमम वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। After that, PV value starts increasing, the curve then crosses the line ideal gas and after that show positive deviation continuously। वो ही कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 कर्व में क्या कर रहे हैं, पहले नीचे से जा रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, इट इज़ फाउंड दैट रियल गैसेज डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशन। तो यही कह रहा है कि इससे ये पता चला कि रियल गैसेज आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रहे हैं परफेक्टली। सिमिलरली इफ वी प्लॉट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, हाइपरबोला मिला था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन टू कर्व डू नॉट कोइंसाइड। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का हाइपरबोला मिलता था आइडियल गैस में, जैसा कि मिल रहा है डॉटेड लाइन से, और रियल गैस उससे क्या कर रहा है, उसके ऊपर या नीचे से जा रहा है। तो रियल गैस डेविएट कर रहा है आइडियल गैस बिहेवियर से, ये PV कर्व से भी ऑब्टेन हो रहा है। अब फ्रॉम दिस ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट एट हाई प्रेशर द ऑब्जर्व वॉल्यूम इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। तो ऑब्जर्व वॉल्यूम और कैलकुलेटेड वॉल्यूम एक दूसरे से क्या है, ज़्यादा है। At high pressure, the measured value is higher than calculated value. At low pressure, observed and the volume approaches each other. एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब है कि कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये कारण भी जान लें। तो causes of deviation from ideal behavior।